ये जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ ना बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटे बड़े हर टाइप के क्वेश्चन रखे हैं मैंने, और बाकी आपको पता है मैंने पूरी चैप्टर वाइज वन शॉट सीरीज करा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को बिना इस तरीके स्टार्ट कर दें, और आप लोग खजाना जो छोड़ रखे हैं ना डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर चेक कर लेना, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। कह रहे एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ना परिवर्तित हो रही है। हमारे पास एक वृत्त है, मैं वृत्त भी बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक वृत्त है, और हमारे पास जो वृत्त की त्रिज्या है वो आर है। हमने मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या क्या है भैया, आर है। कोई दिक्कत मान लेना, माना वृत्त की त्रिज्या आर है। दिया क्या है हमें, हमें प्रश्न में क्या दिया है, गिवन। ठीक है, हमें दे रखा है वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेकंड में तो समय के हिसाब से परिवर्तित हो रही है। जो त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से परिवर्तित हो रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है, डी ए बट्टे डी टी निकालना। क्षेत्रफल हमारा ए है, माना करके लिख दोगे, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। तो आप जानते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माना वृत्त का क्षेत्रफल ए है और ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। समय के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलज करना है। डी ए बट्टे डी, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, और आर का अवकलज क्या हो जाएगा डी आर बट्टे डी टी। अब सभी मान उठा के रख दो। 2r का मान है 10 और डी आर बट्टे डी टी का मान प्रश्न में दे रखा है 3। तो ये हो जाएगा 2 3 6 60 पाई। ए का मान है क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, टी का मात्रक है सेकंड। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, कह रहे हैं अवकल समीकरण। ये जो अवकल समीकरण दे रखा है, इसका विशिष्ट हल आपको ज्ञात करना है। इसका आपको विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले देखो अवकल समीकरण, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमें जो समीकरण दे रखा है वो हम लिख लेंगे x डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस का 2y एक्स स्क्वायर। ये दे रखा है, x होना नहीं चाहिए, हम x से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे सभी में। x डी वाई बट्टे डी एक्स बट्टे में x 2 बट्टे एक्स वाई, और ये एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स। तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बट्टे में डी एक्स 2 बट्टे एक्स वाई, और यहाँ सिर्फ x बचेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, हो गया। लेकिन जब हम अवकल समीकरण को ध्यान से देख रहे हैं भैया, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये कैसे अवकल समीकरण है, एक रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। और रैखिक अवकल समीकरण में किस रूप में होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज टू क्यू के रूप में होता है। ठीक है ना, इससे जब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा p के स्थान पर 2 बट्टे एक्स और q के स्थान पर ओनली x। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अब हमें क्या निकालना होता है, समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dx। रखो सूत्र में e की पावर में समाकलन 2 बट्टे एक्स, 2 बाहर आ गए 1 बट्टे एक्स dx। तो 1 बट्टे एक्स का होता है log x। ठीक है, और आप जानते हैं ये जो गुणे में होता है वो पावर में आ जाता है। यहाँ पर आप एक सूत्र जानते हो ना, m log n, क्या होता है log n की पावर m। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा e की पावर x की पावर में आ जाएगा। और आप ये सूत्र जानते हो e की पावर log x क्या होता है, x होता है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें निकालना है अतः अवकल समीकरण का हल। अतः अवकल समीकरण का हल, समीकरण का हल क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये आप जानते होंगे, ये होता है हल का सूत्र। अगर dy बटा dx में हो तो y के फॉर्म में हल निकलता है। मान रखेंगे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है एक्स स्क्वायर, q हमारा है x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर dx। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न बन गया। y एक्स स्क्वायर x गुणा एक्स स्क्वायर x की घात 3 प्लस c। ठीक है,
ये हो गया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा मिटाना है, मिटा दिया। अब आगे हल करेंगे, आगे देखिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या है आपके पास वाई एक्स स्क्वायर और एक्स की घात 3 का समाकलन क्या होगा, एक्स की पावर 4 बट्टे में 4, ठीक है, प्लस सी। ये हमें हमारा क्या मिल गया बच्चों, ये हमें हमारा व्यापक हल मिल गया, हमें विशिष्ट हल निकालना है। ये हमारा क्या मिला बच्चों, ये हमें हमारा व्यापक हल मिला। समीकरण का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो। अब लिखोगे प्रश्नानुसार, क्योंकि विशिष्ट हल में हमें सी को हटाना होता है, ठीक है, विशिष्ट हल में सी को हटाना होता है। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, वाई का मान 1/4 हो और एक्स का मान 1 हो, ये हमें रखना है यहाँ पर। तो वाई का मान हमने 1/4 रख दिया, एक्स का मान हमने 1 रख दिया। 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है, तो ये 1/4 आ जाएगा और ये भी 1/4 आ जाएगा, प्लस माइनस कटा इधर बचा 0, तो सी का मान आ जाएगा 0। सी का मान समीकरण ए में रख दो, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ हम आगे लिख के रख कर दे रहे हैं, तो यहाँ लिखोगे सी का मान, आगे सी का मान समीकरण ए में रखने पर, ठीक है, रख दो। तो ये है वाई एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 और सी का मान है 0, रख दिया, ठीक है। तो ये आ गया, एक्स स्क्वायर से काट भी सकते हो, एक्स की पावर 2 बचेगा, तो वाई एक्स की पावर 2 और ये बट्टे का 4 इधर के गुणे में आ जाएगा, ठीक है। तो 4y बराबर एक्स स्क्वायर, ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, दोबारा देखिए इस प्रश्न को, अगर कहीं पे डाउट या दिक्कत हो तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है, अवकल समीकरण y log y एक्स डी वाई का व्यापक हल आपको ज्ञात करना है, ठीक है, इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं, हमें दिया क्या है, गिवन हमें दे रखा है y log y dx माइनस का एक्स डी वाई बराबर 0, आएगा ही आएगा, ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है। सो y log y dx माइनस के तरह के क्या हो गया, प्लस का। अब क्या करना है, x को एक तरफ रखना है, y को एक तरफ रखना है, ठीक है। तो इधर तो dx x जो गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, और ये dy और ये y log y गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। x वाला x की तरफ आ गया, y वाला y की तरफ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर लेना है, वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद दोनों तरफ क्या कर लेना, समाकलन कर लेना है। अब आप देखो यहाँ पर इस वाले का है ना, माना t मान लो log y को, log y का प्लस 1/y मौजूद दिख रहा है आपको, तो dt/dy करो, तो log y का प्लस क्या होता है 1/y, तो dt क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा dy/y। देखो आप dy/y की जगह पे आप क्या रख सकते हो, dt रख सकते हो, तो बाकी आप मान रख दो यहाँ पर। ये तो समाकलन करोगे तो log x हो गया, और ये हो गया, देखो dy/y की जगह पे रख दिया dt और log y को अपने t माना है, ठीक है। तो ये हो गया log t, और यहाँ पर log, चूँकि हर एक चीज़ log में आ रही है तो समाकलन नियतांक भी हमने log में जोड़ दिया, ठीक है। इधर क्या है log x, आपको एक सूत्र पता होगा कि log m प्लस log n क्या होता है बच्चों, log m इंटू n होता है, ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर है, आगे हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर से तो है log x और इधर हो जाएगा log t c, log से log हटा, x बराबर आ जाएगा टी सी। t का मान क्या है, t का मान है log y c, यहीं पे छोड़ दो, ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे छोड़ दो, तो ये हमें हमारा व्यापक हल मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा बच्चों, व्यापक हल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समाकलन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस समाकलन को हमें करना है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को हम बहुत से तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखो कोई भी समाकलन हो, आई मान लेना है, हमारे पास है 0 से π/2, यहाँ पर है sin x dx बट्टे में है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे। और आप देखो cos x का प्लस sin x मौजूद है, चिन्ह मत देखो, चिन्ह से गुणज से कोई मतलब नहीं होता, फंक्शन से मतलब होता है। तो बात बन गई, माना
टी मान लेंगे हम कॉश एक्स को। कॉश एक्स को क्या मान लिया? टी मान लिया। एक्स के सापेक्ष जब प्लस करना है तो ये हो जाएगा डी टी बट्टे डी एक्स। कॉश एक्स का प्लस क्या होता है? साइन एक्स, यही होता है। सो डी टी इधर आ जाएगा, माइनस का साइन इधर आ गया और बट्टे वाले इधर गुणे में आ गया। तो अब साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रख सकते हो? माइनस का डी टी रख सकते हो। रखो यहाँ पर माइनस डी टी बाहर आ गया और कॉश एक्स की जगह पर टी रखना है तो टी स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया डी टी टेन इनवर्स टी का। ठीक है, किसका फॉर्मूला बन गया? टेन इनवर्स टी का। माइनस बाहर है, ये हो गया टेन इनवर्स टी का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दी अभी तक। लिमिट चेंज करना है ना, लिमिट भी तो चेंज करो। देखो यहाँ माना क्या? जब लिखना होगा, जब x बराबर 0 तो cos 0 का मान क्या होता है? 1। जब x बराबर π/2 तो cos π/2 का मान क्या होता है? 0। ठीक है, तो लिमिट भी तो चेंज करोगे। हाँ, 0 पे 1 है, इस पे ये। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब सही है, 1,0। अब देखो अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट टी के जगह पर। तो टेन इनवर्स का 0, टेन इनवर्स 1 का π/4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के π/4। तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा बच्चों? π/4 आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x log x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। सो देखिए हमारे पास समाकलन है, इसको i मान लेंगे। ठीक है, तो ये log x इंटू एक्स लिख दूंगा, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसी वजह से इसको फर्स्ट मानेंगे और इस वाले को सेकंड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या कहता है? पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट लगाकर, पहले वाले का अवकलज फिर दूसरे वाले का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, सूत्र में रख दिया। तो ये हो गया log x, इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2। log x का अवकलज 1/x और x का समाकलन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बट्टे में 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा? एक्स स्क्वायर बट्टे 2 इधर, यहाँ गया log x और एक पावर क्या होगी? यहाँ से कम हो जाएगी, 1/2 बाहर, यहाँ से बचेगा x dx। इसका समाकलन कर देंगे अब, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 log x और ये 1/2 x का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2। समाकलन हो गया, समाकलन नितांक जोड़ दो। अब इसको थोड़ा और सरल करके लिख दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस सी। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ, हर साल एग्जाम में आता है। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आएगा ये कार्टेशियन फॉर्म में या फिर ये आपका क्या कार्टेशियन फॉर्म में या फिर सदिश रूप में आएगा। कार्तीय रूप में, या इस वाले क्वेश्चन को रखा है या तो सदिश रूप में या कार्तीय रूप में आएगा ही आएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सदिश वाला प्रश्न लिया था और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो जाता है, जो आपके आंखों के सामने है। ठीक है, और इसको भी मैंने करा रखा है वन शॉट वाले वीडियो में। जो वन शॉट वाला वीडियो बनाया ना मैंने चैप्टर नंबर 11 का, उसको ज़रूर देख लो। हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने वहाँ करा रखा है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। तो ये क्वेश्चन मैंने कल के मॉडल पेपर में भी कराया था। ठीक है, उससे पहले भी कराया था, सेम टू सेम। इसका आंसर भी याद हो गया होगा, √116 आएगा। ठीक है, इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ, √116 आएगा। एनसीईआरटी का प्रश्न है। वन शॉट वीडियो में भी करा रखा है, परसों भी मॉडल पेपर कराया था, उसमें भी करा रखा है। तो ये मैंने कई बार करा दिए। 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में, बड़े नंबर में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। अगर आपको आती है अच्छी बात है, नहीं आती है तो लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, चैप्टर वाइज वाला, वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया है। ए घटना सिक्के पर चित्र को प्रकट करता है और बी घटना पासे पर संख्या 3 को प्रकट करती है। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े नंबर में ही आएगा, 5 नंबर में ही आएगा। ठीक है, सो देखो हमें प्रश्न में क्या बोला, एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को फेंका गया है। पहले तो ये देखो, अगर हम सिक्का फेंकेंगे, ये हमारे पास सिक्का है और ये हमारे पास पासा यानी कि लूडो है।
ठीक है, ये हमारे पास लूडो है, इसको साथ साथ फेंका गया है। सो देखो ये हमारे पास इस पे या तो हेड आता है या ट्रेल आता है, ठीक है। और इस पासे पर क्या क्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब किसी चीज को एक साथ गठित करते हैं तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है, तो जो समष्टि बनेगी टोटल, ठीक है, जो समष्टि बनेगी एच को फिक्स करोगे, H1 आएगा या H2 आएगा, H3 आएगा, H4 आएगा, H5 आएगा, H6 आएगा, या फिर T से स्टार्ट करोगे T1 आएगा, T2 आएगा, T3 आएगा, T4 आएगा, या T5 आएगा, या फिर T6 आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कितने परिणाम हैं? कुल परिणाम 12 हैं। देखो हमसे क्या बोला गया है, ये घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। तो देखो अब आ जाओ, प्रश्न में दिया है, गिवन करके लिख रहे हैं, ये हमें क्या दे रखा है, सिक्के पर चित्र प्रकट हो, सिक्के की बात कर रहा है, टोटल सिक्के पर चित्र प्रकट हो, ठीक है। सिक्के पर चित्र का मतलब H। तो अगर इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है तो संभव परिणाम 1 और कुल परिणाम इसमें कितने हैं? 2 हैं, तो 1/2। उसके बाद आ जाओ, बी की घटना क्या बोला है? बी घटना बोला है पासे पर 3 प्रकट हो, पासे पर 3 प्रकट हो, ठीक है। संभव परिणाम 1 है और कुल परिणाम 3 है और 6 है। तो यहाँ लिखेंगे पासे पर 3 प्रकट हो, ठीक है। तो संभव परिणाम कितने हैं? 1 और कुल परिणाम कितने हैं? 6। देखो इसके पास कितने हैं? 6। कोई दिक्कत नहीं, इसकी प्रायिकता निकाल दी। अब क्योंकि हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा स्वतंत्र घटना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होना चाहिए? पी ए इंटू पी बी के बराबर होना चाहिए। तो ये ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है? इस घटना का और इस घटना का कंबाइन, सिक्के पर चित्त भी प्रकट हो और 3 भी हो, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसका मतलब क्या है? सिक्के पर चित्त व 3 प्रकट हो। तो जब सिक्का और पासा एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 12। और सिक्के पे 3 भी है और हेड भी है, ऐसा कितने परिणाम है? ऐसा एक ही परिणाम है, 3, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है? 3, H है। तो इसकी अगर हमें प्रायिकता निकालनी है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, तो संभव परिणाम 1 है, कुल परिणाम 12 है, ठीक है। आगे हल करेंगे, देखो क्या हो जाएगा। अब क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी, इधर लिख देते हैं पी ए इंटू पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/12 है और पी ए हमारा 1/2 है और पी बी हमारा 1/6 है, ठीक। 1 कम 1, 2 छंग 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/12, इधर भी 1/12, इधर भी 1/12, चूंकि दोनों तरफ समान आ गया, अतः यह घटना जो है बच्चों एक स्वतंत्र घटना है, ये आप लिख दोगे। अतः ये क्या है बच्चों? एक स्वतंत्र घटना है, ये आप लिख दोगे। कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो प्रश्नों को एक बार दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं कि दिखाइए, ठीक है, कि ये जो रेखा युग्म है और ये जो रेखा युग्म है, इनके बीच का कोण ये है, इनके बीच का कोण ये है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कार्तीय रूप में दे रखा है। कार्तीय रूप में जो दे रखा है ना, हमें बस किससे मतलब है? इससे मतलब है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। दो रेखाओं के बीच का जो कोण का सूत्र होता है cos थीटा बराबर, वो होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 अंडर रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है। ध्यान रखें कि x y z पॉजिटिव में हो तभी, ठीक है, तभी नीचे A1 B1 C1 प्रॉपर रूप में हम मान पाओगे। अब हल कर दें। A1 है 3, A2 है 1, B1 है 5,
B2 है 1, C1 है 4 और C2 है 2, बट्टे में A1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर, और इधर आ जाएंगे 1 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 कम 3, 5 कम 5, 4 दूनी 8, और यहाँ से आ गया 3 3 9, 5 बचे 25, 4 चौको 16, ठीक है, 2 दूनी 4, ये आ गया 8 और 8 16, ठीक है। और यहाँ से देखो क्या आ गया, 16 और 9 25, 25 और 25 50, और यहाँ से आ गया 6, तो 16, इसको मैं लिख सकता हूँ 50 को 25 गुणा 2, तो 25 का वर्गमूल होता है 5, और ये आ गया √2, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √3, तो ये हो गया √2 गुणा √2 10, ठीक है, और ये हो गया √3, 2 5 10, 2 8 16, तो 8 बट्टे 5 √3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। सो 8 √3, √3 3, 5 3 15, ये आ गया, ठीक है। सो कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, इधर आके कॉस इनवर्स, ये आ गया 8 √3 बट्टे में 15, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है, यही आपको हल करना था, हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण है आपकी आंखों के सामने, ठीक है, इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या निकालना है, व्यापक हल निकालना है। सो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जानबूझ के रखा है इस क्वेश्चन को। गिवन हमारे पास क्या है, y dx माइनस एक्स प्लस 2y² dy, ओके, ये चीज़ है। सो देखो हम y dx माइनस का तो जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और dy गुणे में, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, dx बट्टे dy, और ये y है, ठीक है। प्लस का एक्स इधर के माइनस का एक्स हो गया, और इधर बचा 2y², ठीक है। मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ y से भाग दे दूंगा, y से भाग देने पर क्या हो जाएगा, dx बट्टे dy, 1 बट्टे y x, और एक y यहाँ से क्या हो जाएगा कम, तो यहाँ बचा 2y, ठीक है। जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को रखा है क्योंकि, और ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कभी पूछा नहीं गया हो, ठीक है। अब ये भी रैखिक समीकरण, लेकिन ये dx बट्टे dy की फॉर्म में है, तभी मैंने इसको जानबूझ के रखा है, ठीक है। सो ये देखो एक रैखिक अवकल समीकरण है, ये क्या है, रैखिक अवकल समीकरण, जिसका जो रूप है वो है dx बट्टे dy 1 बट्टे वाई एक्स, सॉरी, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, प्लस लिखो। इससे हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे इस समीकरण से। सो जब तुलना करेंगे तो हमें p के स्थान पर मिलेगा माइनस के 1 बट्टे एक्स, और q के स्थान पर मिलेगा 2y, ठीक है। ये चीज़ आगे समझ में, कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dy, ठीक है, p dy होता है इसमें। तो e की पावर में p का मान क्या है हमारे पास, माइनस के 1 बट्टे वाई dy, तो e की पावर माइनस 1 बट्टे वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग वाई, ठीक है। और ये जो 1 है इसको मैं -1 गुणे में लिख सकता हूँ, और जो सामने होता है वो पावर में चला जाता है। अभी मैंने क्वेश्चन समझाया था आपको, जो भी सामने होता है ना वो इसके पावर में आ जाता है, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा होगा, लॉग m की पावर जो n होता है n log m होता है, ये जो चीज़ है ना पावर में आ जाती है, तो a की पावर में log -1 आ जाएगा। और आप सूत्र जानते हैं, a की पावर log x ओनली x होता, तो x की जगह पर यहाँ क्या है, y इनवर्स, यानी कि 1 बट्टा y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारा 1 बट्टे y है, ठीक है। अब हमें हल निकालना है, अतः अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल सूत्र क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि ऊपर x है ना तो x में आता है, और यहाँ आ जाएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, ये सूत्र होता है,
ठीक, अब मान रखेंगे, हल करेंगे तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला है 1/y और q का मान क्या है हमारे पास प्रश्न में 2y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y, तो y से y कटा dy प्लस c, तो ये हो जाएगा x के बट्टे में y, यहाँ से 2 dy का इंटीग्रेशन y प्लस c। ठीक है, तो ये हमें हमारा व्यापकल आराम से मिल गया, यहीं पे छोड़ दोगे, ये हमें हमारा व्यापकल मिल गया। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हर साल एग्जाम में आ जाता है। कह रहे हैं एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। सप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है और ये उदाहरण का प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखो, परिवार में 2 बच्चे, या तो लड़का हो सकते हैं लड़की। हम लड़का को किससे दिखा देते हैं, माना लड़का को हम दिखा रहे हैं बी से और लड़की को हम दिखा रहे हैं जी से। ठीक है, तो जो प्रतिशत समष्टि बन सकती है परिवार में 2 लड़के लड़कियां होने की, कि पहला वाला लड़का हो और दूसरा वाला भी लड़का हो, या फिर पहला वाला लड़का हो दूसरी वाली लड़की हो। ठीक है, या फिर पहली वाली लड़की हो दूसरा वाला लड़का हो, या फिर दोनों के दोनों लड़कियां हो। यही तो बन सकता है, और कोई चांसेस है नहीं है। तो हमारे पास जो कुल परिणाम है, ठीक है, प्रतिशत समष्टि में जो कुल परिणाम है वो कितने हैं, 4 है। अब देखो, जो घटना घटित हो चुकी है उसको हम बाद में मानते हैं, ठीक है, और जिस पर हमें निकालना हो तो उसको पहला माना जाता है। तो जो घटना घटित हो चुकी है, एक परिवार में 2 बच्चे, यही यदि यह ज्ञात हो, घटित हो चुकी है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो इस घटना को हम एफ बोल लेते हैं, माना एफ घटना को हम क्या नाम देते हैं कि कम से कम एक बच्चा लड़का है। दोनों बच्चे भी लड़के हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बच्चा लड़का होना अनिवार्य है। एक तो बी होना ही चाहिए। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये हो जाएगा B1 B2, फिर आ जाएगा B1 G2, फिर आ जाएगा G1 B2। कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए। और जिस पे मैं निकालने के लिए बोला है ये घटना कि दोनों बच्चों के लड़के हों, दोनों बच्चे लड़के हों, दोनों बच्चे लड़के हों। ठीक है, दोनों बच्चे अगर लड़के हों तो वो कौन सी घटना है, वो पहली वाली है B1 B2। ठीक है, अब इसकी अगर हमें प्रायिकता निकालनी है PE की, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम है 4, 1/4 आएगा। और PF की प्रायिकता क्या आ जाएगी, संभव परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 4। लेकिन हमें सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या निकालना है, PE/F निकालना है हमें। ठीक है ना, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। ठीक है, दोनों बच्चों के लड़का यानी कि ई ऊपर रहेगा और जो घटना घटित हो चुकी है वो नीचे रहती है। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है PEF है ना, E/F/PF। P का मतलब प्रायिकता होती है। अब हमारे पास ये E घटना है और ये हमारे पास F घटना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, E और F घटना का उभयनिष्ठ, E/F। जो E और F दोनों में उभयनिष्ठ हो वो क्या है, B1 B2, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसकी प्रायिकता निकालो, संभव परिणाम 1 और कुल परिणाम कितने हैं, 4। रख दो मान यहाँ पर, इसका प्रायिकता 1/4 और PF का प्रायिकता 3/4। 4 से 4 करना, आंसर आ जाएगा 1/3। आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए, ये जो इंटीग्रेशन है π/4 के बराबर आएगा, ये हमें सिद्ध करना है। अभी हमारे पास बहुत से प्रश्न हैं जिनको हमें करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि कोई भी इंटीग्रेशन हो उसको I मान लो, और 0 से π/2 जब भी दिखे ना साइन कॉस हो तो आपको प्रॉपर्टी 4 लगानी है। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है।
ये हमारा इंटीग्रेशन है, इसको हमने आई मान लिया। ठीक है, अब हम गुणधर्म चौथा लगाएंगे। गुणधर्म चौथा क्या कहता है, अगर 0 से a एफ एक्स हो तो आप क्या लगा सकते हैं, 0 से a एफ ए माइनस एक्स लगा सकते हो। लगाओ प्रॉपर्टी, जहाँ जहाँ एक्स है ना उस a माइनस एक्स, ए की जगह पर क्या पाई/2 है वो रखो, तो ये 0 से पाई/2 ये हो जाएगा साइन पाई/2 माइनस एक्स, नीचे भी वही हो जाएगा। ठीक है, और साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये कक्षा 10 में पढ़ा है आपने। तो यहाँ से आ जाएगा 0 से पाई/2, ये हो जाएगा अंडर रूट के कॉस एक्स, नीचे हो जाएगा अंडर रूट के कॉस एक्स प्लस अंडर रूट के साइन एक्स। जब प्रॉपर्टी 4 लग जाती है ना, उसके बाद दोनों को हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। सो देखिए, जैसे ही जोड़ेंगे, इधर आई है इधर भी आई है, आई और आई क्या हो जाएंगे, 2i। और अब ध्यान से देखो, इसके बट्टे में भी जो है ना, इसके बट्टे में भी वही है, तो लॉस ऑफ दोनों का सेम है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। जब नीचे समान होता है, ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। अब ये चीज़ क्या है, सेम टू सेम है, तो ये कट गई। ठीक है, 2i इधर है, तो यहाँ से सिर्फ dx बचा, और dx कंडीशन होता है x, लिमिट है 0 से पाई/2। x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इधर हमारा क्या है, 2i। अब 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, i क्या हो गया, 2 पाई/4 आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था कि ये किसके बराबर आएगा, पाई/4 के बराबर आएगा। हो गया, बड़े आराम से। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कॉस वाई अगर इसके बराबर है और कॉस ए का मान +-1 के बीच में लाई करता हो, तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। सो देखिए, dy/dx निकालना है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कॉस वाई बराबर है एक्स कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो x निकाल लेंगे, कॉस वाई, ये जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, कॉस ए प्लस वाई, ये x आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो dx/y है ना, तो यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलज कर दूंगा मैं। क्या करूँगा, y के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के सापेक्ष अवकलज करने पर ये लिख दोगे। ठीक है, तो देखो x का क्या हो जाएगा, dx/dy, अंश बट्टे हर वाला सूत्र लिखेगा, हर वैसे का वैसा। ठीक है, हर वैसे का वैसा क्या हो जाएगा, कॉस का अवकलज। कॉस का अवकलज क्या होता है, साइन वाई के सापेक्ष अवकलज करना है। ठीक है, कॉस वाई का अवकलज होता है माइनस का साइन थीटा। उसके बाद हर वैसे का अंश का अवकलज, फिर अंश वैसे का वैसा, हर का अवकलज। कॉस का अवकलज क्या होता है, साइन, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई। ठीक है, और फिर नीचे क्या होता है, हर का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, ये कॉस वाई, फिर है साइन ए प्लस वाई, फिर है कॉस ए प्लस वाई, और फिर है साइन वाई। ठीक है, ये हमारे पास है। अगर आप ध्यान से देखें, ऊपर किसका सूत्र है, साइन ए माइनस बी का सूत्र है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये सब पढ़ रखा है आपने। ये क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप जानते हैं सूत्र ना, कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सूत्र जो होता है वो होता है साइन ए माइनस बी का।
तो ये ए के जगह पर है, ये बी के जगह पर है। सूत्र में रख देते हैं, है ना, सूत्र में रख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी एक्स बट्टे डी वाई, ऊपर आ जाएगा साइन। ए के जगह पर क्या है, ए प्लस वाई, और बी के जगह पर है वाई। ठीक है, बट्टे में क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो प्लस का माइनस का वाई कटा, तो ये आ जाएगा डी एक्स बट्टे डी वाई, ऊपर से बचेगा सिर्फ साइन ए, नीचे से बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। लास्ट में क्या करना है आपको, डी एक्स बट्टे डी वाई नहीं, आपको डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। पलट दोगे व्युत्क्रम लेने पर, डी वाई बट्टे डी एक्स, मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर आ गया ए प्लस वाई, बट्टे में आ गया साइन ए। और आपको यही सिद्ध करना था, आपको यही सिद्ध करना था। हो गया, आराम से बन गया। ठीक है जी, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन हर साल आता है। कह रहे सदिश आपको दे रखा है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश ज्ञात करना यानी कि ए कैप निकालना है। इसका सूत्र होता है ए वेक्टर अपॉन सारणी उस वेक्टर का। ठीक है, तो ए वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस जे प्लस के। इसमें आ जाएगा i का गुणज 2 का वर्ग, j का गुणज 1 का वर्ग, k का गुणज 1 का वर्ग। तो ये 2i प्लस जे प्लस के, यह आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 6। तो यह हो जाएगा 2 बट्टे अंडर रूट 6 i, 1 बट्टे अंडर रूट 6 j, 1 बट्टे अंडर रूट 6 k। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहने यदि एक रेखा के दिक् अनुपात इतने हैं तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् अनुपात दे रखे हैं, ये ए बी सी है, तो हमें दिक् कोसाइन निकालना है। सो देखो, दिक् कोसाइन निकालने के लिए यानी कि हमें एल एम एन निकालना है। इसका सूत्र होता है ए बट्टे आर, इसका सूत्र होता है बी बट्टे आर, इसका सूत्र होता है सी बट्टे आर। और आर बराबर सूत्र क्या होता है, आर बराबर सूत्र होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए का मान क्या है, ए का मान है 2 का वर्ग, बी का मान है माइनस और इसका है माइनस। तो 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट के 9 यानी कि 3। ठीक है, ये मान यहाँ रख दोगे, 2 बट्टे 3 माइनस के 1 बट्टे 3 और माइनस के 2 बट्टे 3, ये हमारे डी सी आ जाएंगे। ठीक है, दिक् कोसाइन हमें मिल जाएंगे। इतना आसान था। ठीक है, आराम से बन गया। और इस तरीके से मैंने ढेर सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ये जो आव्यूह है इसका सखंडज ज्ञात करना है। ठीक है, सखंडज को अंग्रेजी में एडजॉइंट बोलते हैं। तो एडजॉइंट हमें ज्ञात करना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो ये हमारा मैट्रिक्स है ए। ठीक है, 1 2 3 माइनस के 4 है। अगर हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, सखंडज के लिए, चूंकि A11 A12 निकालना है और फिर A21 A22 निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 1 से 2 नंबर में आप पूछ सकते हैं आपको सिर्फ एडजॉइंट निकालने के लिए। सो देखिए, A11 क्या है, पहला रो पहला कॉलम काटना है, क्या बचा माइनस का 4। उससे पहले देखो, अगर इनको जोड़ने पर सम संख्या आती है तो यहाँ पॉजिटिव लिखोगे, अगर विषम आती है तो यहाँ नेगेटिव लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ विषम आ रही है नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो पहला रो पहला कॉलम छपा के आ गया माइनस के 4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 4। फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1,2, तो यहाँ क्या बचा 3, तो ये आ जाएगा 3। ठीक, फिर आप आ जाओगे दूसरा रो पहला कॉलम क्या आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2। फिर क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ आ जाएगा 1। एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, ये आएगा पहले कॉलम में और ये आएगा दूसरे कॉलम में, अतः सखंडज, अतः सखंडज ए। तो वो क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा पहले कॉलम में और ये आ जाएगा दूसरे कॉलम में। सिंपल। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं y² बराबर 4ax और इसके नाभिलंब तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं आपको कैसा होगा चित्र, आपके पास हमें दिया गया है। सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, दिया है
हमारे पास जो वक्र हमें दे रखा है परवलय, ठीक है, परवलय हमें दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, पॉजिटिव डायरेक्शन में है 4ax, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस नाभिलंब से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें बोला है, ठीक है, और x अक्ष में बोला है। सो यहाँ देखिए हम पहले चित्र बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 4x कैसा होगा, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा चित्र बनेगा, ठीक है। ये हमारा x अक्ष होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये, ठीक है, ये हमारा केंद्र है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, x के जगह पर 0 रखोगे, y के जगह पर 0 रखोगे, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये केंद्र से होता हुआ जाएगा, ठीक है। और नाभि हमारी मान लेते हैं कि ये हमारी नाभि है, ये हमारी नाभि है, इसको मैंने नाम दे दिया एश, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा a,0, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है वो a होती है। यहाँ से लंब डाला गया है, ठीक है, यहाँ से लंब डाला गया है। तो जो एरिया ऊपर होगा ना, जो एरिया ऊपर होगा वही एरिया नीचे भी होता है, ठीक है। अगर इसका मैं नाम दे दूं, ये O है, ऑलरेडी दे रखा है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। ये टोटल एरिया हमें निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल, प्रश्नानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया, कहाँ से लेकर कहाँ तक, OCAB, ये पूरा। तो क्या लिखेंगे OCABO, जिससे मैं लिख सकता हूँ दुगुना एरिया किसका, OAB, ठीक है। अगर इतना एरिया मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो बात बन जाएगी, और इसका मैं डबल कर दूंगा तो ये पूरा आ जाएगा। अब देखो 2 तो चलो है, एरिया निकालना तो इंटेग्रेशन लेना पड़ेगा। देखो ये वाला जो पॉइंट है हम जानते हो a,0 और यहाँ से 0,0, मैं x में लिमिट लेता हूँ, x में लिमिट ले रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहा हूँ, तो ये जो वक्र है ये पूरा घेर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जगह, ठीक है। लिमिट जगह निर्धारित कर देती है। तो x का मान मैंने लिया है 0 से a तक, x में लिमिट लिया तो फॉर्मूला लग जाता है y dx, फॉर्मूला क्या लगता है y dx, और इस वक्र का मान क्या है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 4 का हो जाएगा 2, a का हो जाएगा 1 की घात आधी, और x का हो जाएगा x की घात आधी, ठीक है। ये है 0 से a dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 की घात आधा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, x की पावर n वाला शुद्ध लगे 0 से a। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, बट्टे का 2 ऊपर गुणे में आ जाएगा 8/3, 1 की घात आधा। तो अपर लिमिट x के जगह पर अपर लिमिट, x के जगह पर लोअर लिमिट, ये हमने रख दिया। सो देखो ये 8/3, 1 की घात आधा, यहाँ से बचा 1 की घात 3/2, गुणा में घाते जुड़ती हैं 3 और 1 4 का आधा करेंगे, ये आ जाएगा 8/3, गुणा में घाते जुड़ती हैं तो 1 की घात 4/2 यानी कि 2, इतना आंसर आ जाएगा, इतना वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है ना तो वर्ग मात्रक लिखेंगे, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 8/3 a स्क्वायर, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, कह रहा है ये जो सदिश है और ये जो सदिश का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, इस सदिश का उस सदिश पर क्या निकालना है, प्रक्षेप निकालना है, पर बोला है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मान लेते हैं। माना ए सदिश हमारे पास क्या है, i + 2j + k, और जो बी सदिश हमें दे रखा है वो है 2i + 3j + 2k, ठीक है। प्रश्न अनुसार ये ऐसे प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, ठीक है। प्रश्न अनुसार हमारे पास क्या निकालना है, ए पर बी का सदिश, सदिश बोल रहा हूँ, प्रक्षेप का मतलब छाया, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो ये हो जाएगा ए का बी पर बोला है तो ए डॉट बी, बी पर बोला है तो जिस पर बोलते हैं वो उसका मॉडुलस नीचे आ जाता है। अब देखो ए हमारे पास है i + 2j + k डॉट 2i + 3j + 2k, बट्टे में क्या आ जाएगा, देखो जो भी गुणज है, ये b का मॉडुलस लेना ना, इसका i का गुणज 2, 2 का वर्ग, j का गुणज क्या है 3, 3 का वर्ग, k का गुणज क्या है 2, 2 का वर्ग। अब i
डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आई का गुणज आई के साथ, इसका गुणज कुछ नहीं, 1, 1 2 नहीं 2, 2 3 6 और 1 2 नहीं 2, बट्टे में क्या आ जाएगा देखो, 4 और 3 का वर्ग 9, 4, ऊपर आ गया 8 और ये 10, नीचे आ गया देखो 4 और 4 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा, √17। ठीक है, अब √17 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे क्योंकि अंडर कभी नीचे नहीं छोड़ते, तो ये हो जाएगा 10 √17/17। ये हमें हमारा प्रोजेक्शन मिल जाएगा आराम से। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन गया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, हमसे क्या बोल रहे हैं, यदि Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी कि जो P/Q के रूप में होता है, ठीक है, और फंक्शन जो जा रहा है वो Q से Q में जा रहा है और फंक्शन हमें दे रखा है 2x + 3 द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि फलन f एकाकी भी होगा। अच्छा देखो, प्रश्न ने बोल दिया है कि ये है। अब जब कोई चीज सिद्ध करनी है ना तो उसको बाई लैंग्वेज सिद्ध करते हैं, और किसी चीज को मना करना होगा ना तो भाई एग्जाम्पल देके मना करते हैं, ये आप जानते हो। सो देखिए हमें दिया है क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो हमारा फंक्शन है Q से Q में जा रहा है, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में जा रहा है, और हमारे पास जो फलन है वो हमें दे रखा है 2x + 3, वो हमें दे रखा है 2x + 3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मैं आपको यहाँ तो चलो लिख के दिखाना है, लेकिन एग्जाम में कैसे करते हैं वैसे वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ बाई फिगर भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एकाकी के लिए, एकाकी के लिए। अब देखो एकाकी के लिए क्या हो जाएगा, यदि फंक्शन x1 बराबर हम फंक्शन x2 लेके चलते हैं, हमें x1 बराबर x2 दिखाना होता है, तो यहाँ रखना है x की जगह पे क्या रखना है, एक बार x1 रखना है और एक बार x की जगह पर x2 रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस का 3 घटा, नीचे बचेगा 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 घटा तो क्या आ गया, x1 बराबर x2। ठीक है, ये जो x1 है और ये जो x2 ये कहाँ से आते हैं, Q से आएंगे। ठीक है, अतः फलन एकाकी है। ठीक है, अतः फलन एकाकी। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समझना चाहो थोड़ा सा कि सर इसको थोड़ा समझा दीजिए तो वो भी चलो मैं कर देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे हो तो इतना तो भी आना ही चाहिए आपको। ठीक है, इतना आना ही चाहिए आपको। देखो इसके पास पूरा का पूरा Q है और इसके पास पूरा का पूरा Q है, ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। प्रश्न में y हमें दे रखा है 2x + 3। Q क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कुछ भी होता है, 2 भी परिमेय संख्या है, जानते हो आप, 3 भी परिमेय संख्या है, 1/2 भी परिमेय संख्या है। तो कुछ भी रखो, जैसे x की जगह पर मैंने 1 रखा और यहाँ रखना है आप 1 रखोगे, 2 1 कम 2 और 1 3, 1 ने मुझे 3 दिया। x की जगह मैंने 1/2 रखा, 1/2 रखूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। 1/2 रखने पे 4 मिलेगा। ऐसे ही तुम कुछ भी रखोगे तो एक इनपुट एक ही आउटपुट जब देता है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि 2 अलग अलग इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एकाकी बोलते हैं। तो ये क्लियरली एकाकी है। अब एग्जाम में आपको प्रूफ करना है अच्छा तक, तो ये क्वेश्चन बड़े नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, 5 नंबर में भी आ सकता है। अच्छा तक प्रूफ करना है। तो अच्छा तक के लिए क्या होता है, माना, स्टेप्स बता देता हूँ। माना fx को हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भैया, y बराबर है 2x + 3। ठीक है, y बराबर 2x + 3 है, तो यहाँ से x का मान निकालना होता है। तो प्लस का 3 इधर के माइनस का हो गया, तो x का मान क्या आ गया, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ये हमें x का मान मिल गया। बिल्कुल ऐसा प्रोसीजर से एग्जाम में लिखना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये हो गया। अब मैं आपको चित्र से समझाता हूँ थोड़ा। इतना स्क्रीनशॉट दे सकते हो अगर आपको लिख रहे हो तो, नोट्स बना रहे हो, और चित्र वित्र बना लेना समझने के लिए। तो देखो अब आपको मैं चित्र बना के समझाता हूँ। ये हमारे पास देखो, अच्छा तक कहते किसे हैं ये भी तो पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके पास पूरा का पूरा Q है और इसके पास पूरा का पूरा Q है। ये x है और ये y होता है, और x बराबर हमारे पास है y - 3/2। अब की बात,
आच्छादक क्या होता है कि सह प्रांत में जितने भी अवयव होंगे सबकी का प्रतिचित्रण यहाँ मौजूद होना चाहिए प्रांत में, ठीक है। तो इसके पास तो पूरा का पूरा परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो जितने भी पद इसके पास उपस्थित है उन सबका प्री इमेज यहाँ होना चाहिए। सबका होगा, सबका होगा। तुम अपने मन में कोई सा भी एक नंबर वाइज सोच लो, कुछ भी सोच लो, बट्टे बट्टे में कुछ भी सोच लो, जीरो भी सोच लो। तो देखो अगर मैं इसका जीरो सोच रहा हूँ, वाई बराबर अगर मैं जीरो सोचूं तो इसका प्री इमेज क्या होगा, देखो यहाँ वाई की जगह पे जीरो रख दिया तो कितना हो जाएगा -3/2। तो -3/2 भी एक प्री इमेज संख्या होता है, ठीक है। तुम एक सोच लो, एक सोचोगे तो यहाँ से एक रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ एक रखोगे तो 1 -3/2 -2/2 यानी कि -1। तो एक का प्री इमेज -1 आ रहा है, तो ये भी एक प्री इमेज संख्या है। तो तुम कुछ भी यहाँ रखोगे उसका प्री इमेज यहाँ बैठा है, खाली नहीं छूटेगा कोई भी पद, ठीक है। ये बस एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया, ऐसे आप लिख सकते हो एक आध दिखाने के लिए, बट ऐसे नहीं लिखना एग्जाम में। क्या लिखोगे एग्जाम में, चूंकि ऐसे लिखना श प्रांत में, चूंकि श प्रांत में उपस्थित सभी अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह क्या है, यह आच्छादक है। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल इस तरीके से एग्जाम में लिखना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने आपको लिख के भी समझा दिया, चित्र बना के भी समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये जो क्वेश्चन बोला निर्देशांक अक्षों के समीकरण ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है। सो देखो किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं बोला है, यहाँ XYZ के लिए स्पेसिफिक बोल देता, लेकिन नहीं, तो तुम्हें तीनों ही लिखना पड़ेगा। X अक्ष के लिए, ठीक है, X अक्ष के लिए लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ Y अक्ष के लिए लिखना पड़ेगा, Y अक्ष के लिए, और Z अक्ष के लिए भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो देखिए X अक्ष के लिए Y बराबर 0 और Z बराबर 0 होता है, और Y अक्ष के लिए X बराबर 0 और Z बराबर 0 होता है, और Z अक्ष के लिए X बराबर 0 और Y बराबर 0 होता है। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है, आराम से बन गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे तुल्यता संबंध को परिभाषित कीजिए। भाई तुल्यता संबंध होता क्या है ये आपको बताना है। जांच कीजिए कि क्या पूर्णांकों के समुच्चय Z में ये जो R दे रखा है संख्या 2a-b को परिभाषित करता है, द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये आपको बताना है, ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। सो देखो सबसे पहले बात करेंगे तुल्यता संबंध, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे तुल्यता संबंध क्या होती है, इसका परिभाषा लिखना है। तो लिखेंगे यदि, आप जानते हो, यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हैं, तो उसे तुल्यता संबंध, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं, ये हो जाएगा। ये इसकी परिभाषा इतनी लिखनी है। अब जो प्रश्न में हमें प्रश्न दे रखा है, ठीक है, आर दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है, ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है। ठीक है, परिभाषित लिखा हुआ यहाँ गलत है, विभाजित करती है ऐसा होगा, विभाजित करती है, ये हमें दे रखा है संबंध। अब इस संबंध को हमें तुल्यता संबंध है कि नहीं ये चेक करना है। और हमारे पास जो समुच्चय है वो क्या है,
पूर्णांकों का समुच्चय है z, ये ध्यान रखिएगा। जो भी हम लेंगे इनपुट वो कहाँ से आना चाहिए, z से आना चाहिए। z के लिए आपसे पूछ रहे हैं, तो नंबर 1 हम चेक करेंगे, बहुत ही आसान को। सबसे पहले क्या आ जाएगा, स्वतुल्य। तो मैंने आपको सिखा रखा है सिंपल सा, स्वतुल्य का मतलब खुद का संबंध खुद के साथ, यानी कि ए का संबंध ए से होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यदि ए कुछ भी ले लो, यदि ए मैंने ले लिया z से, ठीक है, तो ए की जगह पे ए रखना है और बी की जगह पे भी ए रखना है ना। तो देखो a माइनस ए क्या आ जाएगा, 0। और 0 किस, 2 से ही, 0 तो हर किसी से कट जाता है, 0 हर किसी का डिविजर होता है, 2 से विभाजित है, 0 जो है ना 2 से विभाजित है। तो ये संबंध, जो प्रश्न का संबंध दे रखा है उसको संतुष्ट कर रहा है कि भैया 2 से विभाजित होना चाहिए, बिल्कुल है। अतः a, ए कहाँ, आर में उपस्थित है, और ये जो प्रत्येक a है वो कहाँ से आ रहा है, z से आ रहा है, पूर्णांक से आ रहा है। अतः ये क्या है, स्वतुल्य है। ये हो जाएगा स्वतुल्य, पहला संबंध टिक हो गया। ठीक है, स्वतुल्य तो है भैया, स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, संक्रामक, तीनों जब होगा तभी वो जाके वो संक्रामक बोलो तुल्यता संबंध होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो पहला वाला तो हो गया। अब दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरा वाला में चेक करना है नंबर 2। नंबर 2 पे मैं चेक करना है सम्मित। ठीक है, सम्मित क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए। तो यहां लेके चलेंगे, यदि ए कॉमा बी आर में है, अगर ए कॉमा बी आर में है तो ए माइनस बी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, पूर्णांक की बात हो रही है। अगर देखो 2 से कट रहा है तो -2 भी तो 2 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से देखो, यहां से मैंने माइनस उपनिष ले लिया, चिन्ह से यहां लेना देना नहीं, पूर्णांक है ना, प्लस का 2 भी पूर्णांक होता है, माइनस का 2 भी पूर्णांक होता है। b माइनस ए, तो ये भी तो 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अगर b माइनस ए 2 से विभाजित है, देखो अगर a माइनस बी आर में था तो a माइनस बी 2 से विभाजित था। अगर b माइनस ए 2 से विभाजित है तो b का संबंध किससे हो जाएगा, a से हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि b का संबंध a के साथ है। और यहां से जो a और b आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, z से आ रहे हैं, पूर्णांक से आ रहे हैं, यानी कि ये संबंध सम्मित भी हो जाएगा। ठीक है, सम्मित भी हो गया। अब आ जाओगे तीसरा इंपॉर्टेंट, संक्रामक। संक्रामक है कि नहीं, इसमें क्या होता है, ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध आपको सी के साथ दिखाना होता है, तभी संक्रामक होता है। तो देखें, यदि सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ए बी सी, ये कहां से ले रहे हैं हम, जेड से। तो स्टार्टिंग में यहां लिखेंगे यदि ए का संबंध हम बी के साथ ले लेंगे तो क्या होगा प्रश्नानुसार कि ए माइनस बी 2 से विभाजित होगा। ठीक, ए का संबंध बी के साथ है, बी पे खत्म हो रहा है, बी से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर इसको समीकरण भी मान लो एक, अगर बी का संबंध सी के साथ ले लें तो क्या होगा, बी माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत, ये हमने माना है। अब हमें क्या करना होता है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना होता है। इस स्टेप में आके समीकरण 1 + 2 कर दो। ठीक है, सो यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये चीज दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और यहां लिख देंगे 2 से विभाजित होगा। ये चीज तो उभयनिष्ठ है। अब देखो आप, माइनस का भी प्लस का भी कटा, ये क्या आ गया, a माइनस सी 2 से विभाजित है, यहां बचा है, ये बचा ना। अगर a माइनस सी 2 से विभाजित है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि a का संबंध c के साथ है, अतः ये संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक भी हो गया। चूंकि यह संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है,
अर्थात दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये आप बोल दोगे। ठीक, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या की वृद्धि की दर, देखो हमारे पास वृत्त बोला है तो हम वृत्त बना लेते हैं। ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या हमने आर मान ली, माना वृत्त की त्रिज्या आर है, ये मान लेना। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ हम लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या की वृद्धि की दर 1/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, यानी कि त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है dr/dt वो दे रखे हैं 1/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इसके क्षेत्रफल की वृद्धि की दर निकालनी है। माना क्षेत्रफल a है तो क्षेत्रफल की वृद्धि की दर निकालनी है, dA/dt निकालनी है। जबकि उसकी त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर हो। जब r आपकी कितनी हो, 15 सेंटीमीटर, उस स्थिति में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr² होता है वृत्त का, ठीक है। t के सापेक्ष क्या कर दोगे, अवकलज कर दोगे dA/dt। पाई कांस्टेंट है, r² का अवकलज क्या हो जाएगा 2r, और t के सापेक्ष कर रहे हैं तो r हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dr/t क्या हो जाएगा dt। अब बाकी मान रख दो, पाई 2, r का मान प्रश्न में दे रखा है 15 और dr/t का मान दे रखा है 3, तो 3 ही 25 15, 5 दूनी 10 पाई। क्षेत्रफल है तो यहाँ लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। जितने भी प्रश्न मैं ले रहा हूँ ना, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार हर साल आते ही आते हैं, तभी मैंने लिया है, ठीक है। बाकी आपको पता ही मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली 2 नंबर में 5 नंबर में आ सकता है। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटू सा, लेकिन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, हमें सिद्ध करना है ए बी का जो डैश होता है, मतलब परिवर्त आव्यूह बी डैश ए डैश के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले आ जाओ ए बी। हमें क्या करना है, ए और बी की क्या करनी है, गुणा करनी है। ए हमारे पास है 2 3 0 1, और इधर है 3 4 2 1, ठीक। यहां से रो लेते हैं, इधर से कॉलम लेते हैं। अब देखो गुणा करेंगे, 2 3 6, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर आ जाएगा 2 चौके 8 और 3 एकम 3, ठीक है। ये हो गया पहला रो हो गया। दूसरे रो पे आ जाओ, 0 गुणा 3 0, 1 दूनी 2, 0 चौके 0 और 1 एकम 1, तो ये हमें मिल जाएगा 6 और 6 12, 2 11 1। अब हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज परिवर्त आव्यूह। तो जो पहला रो है वो क्या हो जाता है, पहला कॉलम, और जो दूसरा रो है वो क्या हो जाएगा, दूसरा कॉलम। तो ये ए बी डैश आ गया, ठीक है, ए बी का डैश आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा लिखना है ना, गड़बड़ सा हो रहा है यहाँ पे। ए बी डैश ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे ये प्रतीत हो रहा है कि ए बी डैश है, ये सही है लिखने का तरीका। ओके, ये ए बी डैश आ गया। अब हमें बी डैश ए डैश निकालना है। चलिए बी डैश ए डैश निकाल लेते हैं, ऊपर इसको रहने देते हैं ऐसे। अब यहाँ निकालते हैं बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। तो पहले बी डैश आएगा और फिर ए डैश आएगा। देखो तो देखो आप भाई, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाता है, तो ये 3 4 यहाँ आ जाएगा, 2 1 यहाँ आ जाएगा, इसमें वही चीज़ होगी, और 2 3 यहाँ आ जाएगा, 0 1 यहाँ आ जाएगा। परिवर्त आव्यूह निकालना आता ही होगा, ट्रांसपोज, ठीक है ना। पहला ये जो रो है वो कॉलम बन जाते हैं परिवर्त में। अब हमें लेना है, यहाँ से रो लेना है और यहाँ से कॉलम लेना है। गुणा करो, देखते हैं क्या होता है। 3 दूनी 6 और 2 3 6, ठीक है। फिर 3 गुणा 0 0 और 2 एकम 2, आ तो रहा है भाई आंसर। देखो फिर दूसरे रो पे आ जाओगे, 4 दूनी 8 और 1 3 3, 4 गुणा 0 0, 1 एकम 1, तो ये आ जाएगा 12 और ये 2, ये 11 और ये 1। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह स्पष्ट है कि जो ए बी डैश होता है वो बी डैश ए डैश के बराबर होता है।
हो गया, बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। बहुत ही शानदार इंडिकेशन है, इसका इंडिकेशन बताना है क्या होगा। ठीक है, इसका इंडिकेशन बताना है क्या होगा। सो यहाँ देखिए इंडिकेशन बहुत ही शानदार है। कोई भी इंडिकेशन दे रखा होगा XYZ, उसको आप I बराबर मान लो स्टार्टिंग से ही, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ये हमें दे रखा है 1 के बट्टे में 1 माइनस साइन एक्स dx। देखो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे 1 माइनस साइन एक्स हो, 1 प्लस साइन एक्स हो, या 1 प्लस कॉस हो, 1 माइनस कॉस हो, क्या करना है, परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो हम यहाँ इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करने पर, ठीक है, जैसे हम इसका परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना होता है, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स से क्या कर दिया हमने, ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, फिर देखो ऊपर तो है 1 प्लस साइन एक्स, ठीक, नीचे किस रूप में, a माइनस बी ए प्लस बी, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर dx है, आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ dx है। अब मैं अलग अलग ले लूंगा, 1 के बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स dx और साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस एक्स गुणा कॉस एक्स। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, और ये हो गया सेक एक्स। ठीक, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स। इंटीग्रेशन का दम सी जोड़ दोगे, जहां सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक है, जहां सी हमारा समाकलन नियतांक है। बड़े आराम से हो गया, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं हो गया। ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण है इसको आपको हल करना है। इस अवकल समीकरण को आपको क्या करना है, हल करना है। तो देखो दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसा एग्जाम में आता ही आता है। हमें दे रखे हैं सेक स्क्वायर एक्स 10y dx। ठीक है, ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मैं इधर लिखूंगा माइनस सेक स्क्वायर वाई 10x dy। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शानदार है। अब क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल, x को एक तरफ y को एक तरफ। सो देखो ये x यहाँ पर dx है ना, तो ये x को एक तरफ लेके आओ, तो जो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ है dx, और ये जो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में नेगेटिव। इधर है सेक स्क्वायर वाई dy, और ये जो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर देना है। इधर भी समाकलन कर दिया, इधर भी समाकलन कर दिया। ठीक है, अब देखो नीचे मानने से उसका पूरा अवकलज नीचे ऊपर दिख रहा है, 10y को मानने से उसका पूरा अवकलज दिख रहा है। जब नीचे मानने से उसका पूरा अवकलज ऊपर दिखे, उस स्थिति में उसका जो इंटीग्रेशन होता है, जो माना है वो लॉग में आ जाता है। तो यहां आ जाएगा लॉग 10x इसका इंटीग्रेशन, और यहां आ जाएगा लॉग 10y। सारे लॉग में आ रहे हैं, तो इसको मैंने लॉग c लिख दिया, और माइनस वाला इधर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये है log 10x, माइनस के इधर के क्या हो गया, log 10y। ठीक है, ये हो गया, और इधर है आपका log c। आप एक सूत्र जानते होंगे कि भैया log m प्लस log n जो होता है वो सूत्र में आता है log m इंटू n। ये m के जगह पर है और ये n के जगह पर है, तो यहां से आपको मिल जाएगा log 10x इंटू 10y, और इधर क्या है, log c। दोनों तरफ log है, log से log हट गया, एंटी लॉग लोगे तो है ना, log से log हट जाएगा, यहां बचेगा 10x इंटू 10y बराबर c। ठीक है, ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा व्यापक हल मिल गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में
रिपीट मोड में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे आवयवों की सहायता से निम्नलिखित को हल कीजिए। ये तो भाई हर साल एग्जाम में आता है और आपको पता है इस बार भी आएगा, ही आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, तो ये जो है ना वो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, बहुत ही लंबा हो जाता है, तो फिर भी हम ट्राई करेंगे कि इसमें करके दिखा पाऊँ मैं आपको। सो देखो, सबसे पहले मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा, यहां से देखो गुणज 1 2 1, 1 -1 1, 2 3 -1। ठीक है, मैं लिख देता हूं 1 2 1 1 -1 1 2 3 -1। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, आपको यहां से देखो, वैसे x क्या हमारे पास, x हमारे पास x y z। ठीक है ना, ये हमारे पास है x y z, और हमारे पास 22 क्या है, 22 होते हैं 4 5 1। ठीक है, कितने 4 5 1। नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, जो भी a दे रखा है आपको उसका सारणिक निकालना होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो हल है आप जानते हैं ये किस रूप में होता है, ये होता है ax = b के रूप में। अगर इस a को, x को और b को रखोगे और हल करोगे ना, फिर से यही आ जाएगा। तो x हमें निकालना है, तो a इधर आके क्या हो जाएगा, a इनवर्स b, और a का जो सूत्र होता है वो होता है एडजॉइंट a अपॉन सारणिक a। तो हमें एडजॉइंट a निकालना है और सारणिक a निकालना है, उसके बाद ही इसको हल कर पाएंगे। ठीक, ये सब लिख के दिखाना है एग्जाम में, चूंकि यहां लिखोगे ना ax = b, तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। ठीक है, ये लिख के दिखाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएंगे, अब सारणिक a निकालना है। ठीक है, सारणिक a निकालेंगे, यहां लिखेंगे 1 2 1 1 -1 1 2 3 -1। ठीक है, हमें r1 के सापेक्ष प्रसार कर देना है, तो इसमें प्लस, इसमें माइनस, में प्लस होता है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 1, सो इसकी गुणा इसके साथ, एक कम, एक माइनस, एक माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर 1 3 3। ओके, ये हो गया, फिर माइनस के 2 लग जाएगा। देखो, पहला रो दूसरा कॉलम छुपा, इसकी गुणा इसके साथ 1 2। ठीक है, 1 कम माइनस के 1, 2 1 कम 2, ये हो गया। फिर प्लस का 1 आ जाएगा, पहला रो छुपेगा, तीसरा कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस की गुणा इसके साथ, 1 3 3, और 2 1 कम 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा -3 दूनी 6, और 5 1 कम 5। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे, माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि सारणिक a का मान नॉन जीरो है, अतः a इनवर्स का अस्तित्व है। a इनवर्स निकल जाएगा, इससे ये पता लग गया। और वैसे भी हमें चाहिए, अगर सारणिक a 0 आ जाता तो इसका अस्तित्व नहीं होता, हम a इनवर्स उस स्थिति में नहीं निकाल पाते। ठीक है, हम उस स्थिति में a इनवर्स नहीं निकाल पाते। कोई दिक्कत या कोई परेशानी कैलकुलेशन में अगर हो तो एक बार देख लो दोबारा। 1 1 कम 1 और 1 3 3। ठीक है, फिर नेगेटिव का 2 लग जाएगा, ये छुपेगा 1 1 कम 1, 1 दूनी 2। ठीक है, फिर 1 आ जाएगा, 1 3 3 और 2 1 कम 2, 5 1 कम 5, और ये नेगेटिव। अरे यार गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़, पूरा गड़बड़ कर देगा यार। थोड़ी सी मिस्टेक ना पूरा क्वेश्चन ले डूबेगी। देखो अभी हमारे साथ हो रहा था, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। 11 में से तो घटाएंगे 11 आएगा, ठीक है, अभी गड़बड़ हो जाता। तो हमारे पास जो सारणिक a का मान आया है वो 9 है। ये फिलहाल हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये हम फिलहाल यहाँ रख देते हैं। हमें देखो नेक्स्ट स्टेज में हमें क्या चाहिए होता है, नेक्स्ट स्टेज में देखो क्या चाहिए होता है। यहाँ से देखो, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। अब हमें क्या चाहिए, A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13 चाहिए। ठीक है ना, एडजॉइंट निकालने के लिए। तो पहला स्टेप आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो है इधर से क्या है, माइनस का 2 यहाँ लिख दोगे, यहाँ से क्या है माइनस का 3 यहाँ लिख दोगे, और यहाँ से आया 5 वो आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आपकी आराम से बन जाती है।
देखो अब क्या करना है, आप जानते हो इनको जोड़ने पे अगर प्लस आए तो मतलब सम आए तो प्लस लिखते हैं और विषम आए तो नेगेटिव लगाते हैं। सो देखो प्लस ये नेगेटिव लगा दोगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 को जोड़ने पे विषम आ रहा है, विषम आने पे माइनस माइनस से गुणा करना होता है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये पहले कॉलम में आएगा एडजॉइंट जब निकालोगे, ठीक। नेक्स्ट हमें निकालना है A21 A22 A23, फिर यहाँ निकालेंगे A31 A32 A33, ठीक है। ये चीज़ हमें निकालनी है, ओके। अब देखो जोड़ने पे अगर विषम आता है तो नेगेटिव लगता है, नेगेटिव यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है। अब देखो कैसे निकाला जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 2 3 5, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरा रो पहला कॉलम छुपेगा, तो 2 1 कम 2 और 1 3 3, यहाँ लग जाएगा 2 1 कम 2 माइनस का, ठीक है। 2 1 कम 2 और 1 3 3, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 5 माइनस ये पॉजिटिव 5 हो जाएगा। फिर देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 1 कम 1 1 दूनी 2, तो 1 1 कम 1 1 दूनी 2, तो ये आ जाएगा माइनस के 3। फिर देखो यहाँ से दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 3 3 2 दूनी 4, ठीक है। 1 3 3 और 2 दूनी 4, देखो ये हटा 1 3 3, एक सेकेंड, अच्छा तीसरा है ना, सो यहाँ से देखोगे आप ये इसको काटोगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस के 1, ये आ जाएगा दूसरे कॉलम में। अब आ जाओगे नेक्स्ट तीसरा रो पहला कॉलम 2 1 कम 2 1 1 कम 1, तो यहाँ आ जाएगा देखो 2 1 कम 2 1 1 कम 1, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 3। फिर देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 1 कम 1 1 1 कम 1, तो ये तो आ गया 0, 1 1 कम 1 1 कम 1, ये हो गया 0। उसके बाद तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 1 कम माइनस 1 2 1 कम 2 1 1 कम 1 1 कम 1, देखो यहाँ से ना 1 1 कम माइनस का 1 2 1 कम 2 माइनस का 1 है और 2 1 कम 2, तो ये आ जाएगा माइनस के 3, ये आएगा तीसरे कॉलम में। इसलिए एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये वाला आएगा पहले कॉलम में माइनस के 2 प्लस के 3 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 5 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 1, फिर क्या है 3 0 माइनस 3 3 0 माइनस 3। थोड़ा सा भी अगर यहाँ से वहाँ मिस्टेक हो गया ना भाई, फिर तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारा पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे अनमोल समय है, समय 3 घंटा है, उससे ज़्यादा 1 सेकंड नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, थोड़ी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन ले डूबेगी और इसी के नंबर मिलते हैं इसके। ये हो गया। अब हम आएंगे x बराबर ए इनवर्स, x बराबर ना क्या होता है, ए इनवर्स b होता है। तो ए इनवर्स क्या सूत्र क्या है, ए इनवर्स का सूत्र है एडजॉइंट ए अपॉन सारणी के, और b हमारा क्या है मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर मान रखेंगे एडजॉइंट का मान क्या आ गया, माइनस का 2 5 3 3 माइनस 3 0 5 1 माइनस 3 बट्टे में आपका है 9, और इधर b क्या आ जाएगा हमारे पास, b हमारे पास है 4 5 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे। आप सोच रहे हैं कि सर की ड्रेस कैसे चेंज हो गई अचानक से। एक्चुअली जब मैं वीडियो बना रहा था ना, तो बाहर से कोई गाना बहुत बजा रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, तो मैंने वीडियो को स्टॉप करके उसको रोकने चला गया था। और जब आया तो देखा लाइट हो गई, अंधेरा हो गया, फिर पूजा अर्चना देनी पड़ी, फिर शादी में भी गया रात को, और अभी सुबह उठ रहा हूँ एकदम सुबह, और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, तभी ड्रेस चेंज हो गई है, ठीक है। तो देखिए एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया था, एक्स बराबर क्या है, ए इनवर्स बी होता है, ठीक है, और ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए अपॉन सारणी के गुणे बी, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसकी गुणा करनी और तुलना करना है। सो गुणा करने का नियम तो आपको पता ही है, यहाँ से रो लेते हैं और यहाँ से कॉलम, ठीक है। अब थोड़ा मिटा लेते हैं इधर से, इसको मिटा लेते हैं, अब नीचे हल करते हैं, ठीक है।
कहीं पे भी कोई डाउट लगा हो ना तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। सो देखिए, बट्टे में 9 तो सबके ऑलरेडी बाहर है ही है, 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 5 बचे 25 एंड 3 एक कम 3, फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 3 ही बचे 15, ठीक है, 3 ही बचे 15, 0 एक कम 0, फिर 5 चौके 20, 1 पंजे 5 और -3 एक कम -3, 1/9 हो गया। यहाँ से गुणा 25 और 3 28, 28 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 22 में से अब 15 घटा, सॉरी 0 है ना वो, तो 12 में से 15 घटाओगे माइनस के 3 आ जाएगा, और 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, अब सब में 9 से भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 22/9 माइनस के 3/9, ठीक है, ये 20/9 है और ये 22/9 आ जाएगा। इधर हमारा क्या है, एक्स वाई जेड है, तुलना कर देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 20/9, ठीक, वाई का मान आ जाएगा -3/9 और जेड का मान आ जाएगा 22/9। ये जो प्रश्न है वो हर साल एग्जाम में आते हैं। हो गया, आराम से वो बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं अगर ये ए मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है तो ये जो एक्स है और ये जो वाई है इसका मान क्या होगा। आप जानते हैं दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर होती है तो उनके जो संगत पद होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो हमारे यहाँ पर संगत पद कौन से हैं, 2x जो है भैया वो 10 के बराबर है, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, एक्स का मान आ जाएगा 5, ठीक है, और 3y 15 के बराबर है, 3y किसके बराबर है 15, 3 ही बचे 15, तो y का मान भी क्या आ जाएगा 5, x का मान भी 5 और y का मान भी 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन निकालना है cos 2x, ठीक है, कोई भी इंटीग्रेशन हम i मान लेते हैं और ये हमारे पास 0 से π/4, cos स्क्वायर नहीं है, सिर्फ cos 2x है, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे, cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, sin 2x, ठीक है, पॉजिटिव में होता है, और x का जो गुणज वो बट्टे में लग जाएगा। लिमिट क्या है हमारे पास 0 से π/4, 1/2 बार x के जगह पर अपर लिमिट, x के जगह पे आ गया अपर लिमिट और फिर x के जगह पे आ गया लोअर लिमिट, 2 से काटोगे 2 बार जाएगा, तो ये आ गया cos π/2 और इधर हो गया cos 0, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। cos π/2 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा -1/2। इस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, -1/2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इसका परिवर्त अवयव निकालना है। परिवर्त अवयव 1 नंबर में आ जाता है। देखो इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है, तो जो पहला वाला रो होता है वो पहला वाला कॉलम बन जाएगा 3/3 और जो दूसरा वाला रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा √2 4, ठीक है। तो ये हमें हमारा परिवर्त अवयव ट्रांसपोज मैट्रिक्स आराम से मिल जाएगा, 1 नंबर के लिए हर साल आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो फलन दे रखा है इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2x बट्टे में 1 + x² dx, ठीक है। तो देखो इसको मानने से इसका अवकलज जो ऊपर मिल रहा है तो हम मान लेंगे, माना t बराबर 1 + x², ठीक है। तो यहाँ dx से x के सापेक्ष अवकलज करो dt/dx, तो 1 का हो जाएगा 0, x² का अवकलज हो जाएगा 2x, तो ये जो 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये हो जाएगा x dx, मान रखेंगे ऊपर, ठीक है। अच्छा बट्टे में 2 लाने की ज़रूरत नहीं थी ना, क्योंकि देखो 2x dx की जगह पर डायरेक्ट मान रख सकते हो, ठीक है, 2x, यहाँ 2x है 2 ही रखो, तो 2x dx की जगह पे आ जाएगा dt, तो ऊपर आ गया dt, नीचे हमने t माना है और ये सूत्र बन गया। इसका सूत्र क्या होता है, log t + c, t का मान रख दोगे, t का मान कितना है, t का मान है 1 + x² और c क्या है, जहाँ c हमारा समाकलन नियतांक है, क्या है बच्चों, समाकलन नियतांक। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते, इस सारणिक का हमें मान निकालना है, ठीक है, इस सारणिक का हमें क्या करना है, मान निकालना है। अब देखो क्या हो जाएगा,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। मैंने जब बोर्ड एग्जाम दिया था ना उस साल पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर क्या है बच्चों, कॉस थीटा, ये साइन थीटा है, ये माइनस के साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है। तो आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है, तो ये जो है कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसकी गुणा इसके साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये एक सर्वसमीकरण है जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले सदिश के मध्य बिंदु स्थिति सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, स्थिति सदिश ज्ञात करनी है हमें। सो देखो भाई, ये ए बिंदु है, सॉरी पी, इसका नाम दे रखा है पी, 2 3 4, और ये दे रखा है क्यू बिंदु 4 1 माइनस का 2। बीचों बीच स्थिति सदिश निकालनी है। जब बीचों बीच होता है ना तो 1:1 में तोड़ देता है। ठीक है, अगर बीचों बीच वाला निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है। क्या निकालना है, स्थिति सदिश मध्य बिंदु का। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये m होता है और ये n होता है। बीचों बीच यानी कि आंतरिक बिंदु है। चूंकि एक स्थान पर क्या है, देखो ए से बनाओगे ना 2i + 3j + 4k, और जो आपका बी वेक्टर है वो बनेगा 4i प्लस क्या j माइनस के 2k। ठीक है, इसलिए जो स्थिति सदिश होगा मध्य बिंदु वाला, उसका सूत्र क्या होता है, mb + na बट्टे में आता है m + n। ठीक है, ये सूत्र होता है। m कितना है, 1 है, और b हमारे पास है 4i प्लस का j माइनस के 2k, ये भी 1 है, और ये आ जाएगा 2i + 3j + 4k, बट्टे में क्या आ जाएगा, 1 और 1 2, लिख के दिखाना पड़ेगा ना। आप देखो 1 से गुणा करेंगे तो वही रहता, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6i, 3 और 1 हो जाएगा 4j, और 4 में से 2 घटाओगे तो आ जाएगा 2k, बट्टे में आ गया 2, ऊपर से 2 बनिश निकालो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 से 2 घटा तो r का मान आ जाएगा 3i + 2j + k। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन गया।